हेलो बच्चा लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड का 6th चैप्टर हिस्ट्री का, सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। सिविलाइजिंग द नेटिव का मतलब होता है कि ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग हम जो नेटिव हैं, जो इंडियंस हैं, वो सिविलाइज नहीं थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनमें मैनर्स नहीं थे। तो उनका ऐसा मानना था कि वो हमें सिविलाइज करेंगे, हमें मैनर सिखाएंगे और हमारे नेशन को एजुकेट करेंगे। तो ब्रिटिशर्स सिर्फ हमारे लैंड पे कब्ज़ा नहीं करना चाहते थे या हमारे रेवेन्यू पे सिर्फ कब्ज़ा नहीं करना चाहते थे। वो उनको ऐसा लगा कि उन्हें हमारे कस्टम्स को, हमारे तौर तरीक़ों को, हमारे सोचने के तरीक़ों को, हमारे वैल्यूज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। तो इसी वजह से ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमें चेंज करने की, हमारे लॉज को, हमारे कस्टम्स को, हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस को चेंज करने की कोशिश की और हमारी एजुकेशन सिस्टम के बारे में वो क्या सोचते थे। तो सबसे पहले हम आपका जो टॉपिक है वो है हाउ द ब्रिटिश शॉ एजुकेशन। इंडिया के एजुकेशन के बारे में ब्रिटिशर्स क्या सोचते थे। तो इनकी जो सोच थी ये दो पार्ट में डिवाइडेड थी। एक जो अच्छा सोचते थे हमारी एजुकेशन के बारे में, एक जो ख़राब सोचते थे हमारी एजुकेशन के बारे में। तो जो अच्छा सोचते थे उन्हें बोलते थे ओरिएंटलिस्ट, या उस सोच को बोलते थे ओरिएंटलिज्म। ओरिएंट जहाँ भी ISM आ जाए लास्ट में उसको बोलेंगे आइडिया, कि ऐसा आइडिया है लोगों का। अब ओरिएंटलिज्म में क्या आइडिया है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे ओरिएंटलिस्ट वो लोग होते हैं जो एशिया की लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, एशिया के कल्चर को स्टडी करना पसंद करते हैं। तो इसमें हमारे एक ओरिएंटलिस्ट का नाम आया है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स कलकत्ता में आए थे 1783 में। ये जूनियर जज बन के आए थे सुप्रीम कोर्ट के। हाँ, कलकत्ता में उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था। ये एक लिंग्विस्टिक थे। लिंग्विस्ट मतलब इनको बहुत सारी लैंग्वेज की नॉलेज थी, वो जानते भी थे और उन्होंने स्टडी भी बहुत लैंग्वेजेस को की थी। तो देखो उनको कौन सी लैंग्वेजेस आती थी। ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश, अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत। कितनी हुई है? 7 लैंग्वेजेस आती थी उन्हें। उनका इंटरेस्ट था हमारे एंशियंट इंडियन टेक्स्ट में, जो हमारे पुरानी किताबें हैं, जो लॉ पे लिखी गई है, फ़िलॉसफी पे लिखी गई है, रिलीजन पे लिखी गई है, पॉलिटिक्स पे लिखी गई है, मोरालिटी पे, अर्थमेटिक्स, मेडिसिन और साइंस पे। तो इन सब टॉपिक्स में उन्हें इंटरेस्ट था। उनके 2 फ्रेंड हुआ करते थे उस टाइम पे, हेनरी थॉमस कोलबर्ग एंड नथेलियन हेलहेड। ये तीनों जो लोग थे, इन तीनों ने मिलके सोचा कि क्यों ना हम जो एंशियंट इंडियन लिटरेचर है उसको और थोड़ा प्रमोट करें, उसके बारे में और थोड़ा पढ़ें। तो इन्होंने एक सोसाइटी सेटअप की बंगाल में, जिसको बोलते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये बेसिकली एक ग्रुप था जो लैंग्वेजेस, जो एशिया के लैंग्वेजेस को पढ़ना पसंद करता था, उनके लिटरेचर को, किताबों को पढ़ना पसंद करता था। इन्होंने एक जर्नल भी लिखा। जर्नल मतलब एक किताब मान लीजिए, मैगजीन टाइप की, जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्चेस, जिसमें वो हमारी किताबों के बारे में कमेंट्स लिखते थे अच्छे अच्छे। ये जो थे ये बहुत रिस्पेक्ट करते थे। कौन? विलियम जोन्स जो थे वो हमारे इंडियन लिटरेचर को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, हमारे कल्चर को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इनका ऐसा मानना था कि जो हमारे पवित्र, सेक्रेड मतलब पवित्र और लीगल टेक्स्ट हैं, ये हमें हमारे इंडिया के फ्यूचर डेवलपमेंट में मदद करेगा। इनका मानना था कि हम अगर अपनी पुरानी किताबें पढ़ेंगे तो इससे हमें पता लगेगा कि हमारे लोग कैसे हैं और उसी के हिसाब से हम फ्यूचर में डेवलपमेंट कर सकते हैं। इनके कुछ काम हैं। इनका काम ये करते क्या थे, ये पहले तो एंशियंट टेक्स्ट को ढूंढते थे, डिस्कवर करते थे कि सबसे पुरानी किताब कौन सी है, सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है। फिर उसका मतलब समझते थे, फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे या जिस भी भाषा में उन्हें अच्छा लगे, क्योंकि उन्हें बहुत सारी भाषा आती थी, और उसे फिर पब्लिश करते थे। अच्छा बताइए पब्लिश कहाँ करेंगे? पब्लिश करते थे ये एशियाटिक रिसर्चेज में। कहाँ? एशियाटिक रिसर्चेज में, जो मैंने आपको जर्नल के बारे में बताया उसमें। अब विलियम जोन्स और उनके फ्रेंड्स जो थे, बहुत सारे अदर ब्रिटिश ऑफिशियल्स को उन्होंने इनकरेज करना शुरू किया कि भैया आप भी क्या पढ़िए, एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट पढ़ना शुरू कीजिए। और उन्होंने ये भी बोला कि आप संस्कृत और पर्शियन लिटरेचर और पोएट्री पे फोकस कीजिए। मतलब वो बेसिकली चाह रहे थे कि हम संस्कृत भाषा को पढ़ें और पर्शियन लैंग्वेज को पढ़ें। पर्शियन लैंग्वेज जो होती है वो ईरान की लैंग्वेज है। अब आते हैं मदरसा। तो इसी सोच को कि भैया हमें लोगों को
संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेजेस के थ्रू पढ़ना चाहिए। तो इसी वजह से इन्होंने दो चीज़ें सेटअप की। क्या? इसी सोच को लेके मदरसा सेटअप हुआ जो कलकत्ता में हुआ था 1781 में। और ये क्या प्रमोट करता था? बिकॉज इट इज़ वॉज अ मदरसा, तो इसमें अराबिक की स्टडी होती थी, पर्शियन की स्टडी होती थी और इस्लामिक लॉज की स्टडी होती थी। दो भाषा पढ़ाई जाती है और इस्लाम के जो लॉज हैं वो पढ़ाए जाते थे ताकि लोग अपने कल्चर के बारे में सीखें। और ये कौन कर रहा है? ओरिएंटलिस्ट की सोच है ये। फिर एक हिंदू कॉलेज भी सेटअप किया गया था बनारस में 1791 में। इसके 10 साल बाद, ऐसे याद करें आप, प्रमोट किया गया था इसमें एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट को कि भैया आप जो है अपना पुराना एंशियंट संस्कृत मतलब पुराना संस्कृत की किताबें आप पढ़िए। बट अब जैसे दुनिया में अच्छा बुरा दोनों होता है, वैसे यहाँ पर सोच भी अच्छी बुरी थी। कुछ जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो बिल्कुल ओरिएंटलिस्ट के खिलाफ थे। ओरिएंटलिस्ट कौन होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, जिनके पास नॉलेज होती है लैंग्वेज और कल्चर की, किसकी? एशिया की। पर कुछ लोगों का ऐसा मानना था, कुछ ब्रिटिशर्स का, कि हमें एशिया की नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, हम यूरोप की नॉलेज पढ़ेंगे, हम यूरोप की किताबें पढ़ेंगे, हम एशिया के बारे में क्यों पढ़ें। तो इसीलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रेव एरर ऑफ ईस्ट। इनका मानना था कि हमारी किताबें में बहुत सारी गलतियां हैं, ऐसा जो ओरिएंटलिस्ट के खिलाफ लोग थे वो मानते थे। अब देखिए, 19th सेंचुरी में बहुत सारे ब्रिटिशर्स जो थे वो अगेंस्ट हो गए किसके? एशियन एजुकेशन के। रीज़न क्या था? उस मतलब हमारी किताबों से दुश्मनी का मतलब क्या था? इनका रीज़न क्या था? इनका ऐसा मानना था कुछ ब्रिटिशर्स का कि हमारी जो किताबें हैं इनमें बहुत सारे एरर्स हैं, मतलब गलतियां हैं, और हमारी किताबें अनसाइंटिफिक हैं, इसमें साइंटिफिक फैक्ट्स नहीं है, साइंस नहीं है। जबकि ऐसा नहीं था ऑफ कोर्स, पर उनका ऐसा मानना था। ये मानते थे कि हमारी किताबें सीरियस नहीं होती हैं और लाइट हार्टेड होती हैं। इसका मतलब हमारी किताबों में ज़्यादा कंटेंट नहीं रहता है। और इनका मानना था कि हमें अपने एफर्ट्स को अरेबिक और संस्कृत लैंग्वेज पढ़ाने में वेस्ट नहीं करना चाहिए। इनका ऐसा मानना था कि अगर आपको पढ़ाना ही, आपको पैसा ही लगाना है एजुकेशन पे, तो आप इंग्लिश पढ़ाइए। वैसे ही एक इंसान थे जो ओरिएंटलिस्ट के अगेंस्ट थे, या जो एशियन नॉलेज के अगेंस्ट थे, वो थे जेम्स मील। तो एक नाम आया जो ओरिएंटलिस्ट थे, जो हमारी नॉलेज के साथ देते थे। एक नाम आएगा जो हमारी नॉलेज के खिलाफ थे, वो थे जेम्स मील। ये थे ओरिएंटलिस्ट के अगेंस्ट। इनका ऐसा मानना था कि ईस्टर्न एजुकेशन, जो एशियन एजुकेशन है, वो नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। उनका ऐसा मानना था, ही वांटेड टू टीच वेस्टर्न साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज। उनका ऐसा मानना था कि वेस्ट की जो नॉलेज है, जो यूरोप की नॉलेज है, वही साइंटिफिक है, साइंस बेस्ड है, और टेक्निकल नॉलेज है, मतलब उनका काम काज और इंजीनियरिंग टाइप का वो है, इनके पास ही नॉलेज है, बाकी हमारे पास नहीं है। अब आते हैं थॉमस बेबिंगटन मैकाले। ये भी ओरिएंटलिस्ट के अगेंस्ट थे। ये भी नहीं मानते थे कि एशियन एजुकेशन पढ़ानी चाहिए। उनका ऐसा मानना था कि हम अनसिविलाइज्ड हैं, इंडियंस जो हैं अनसिविलाइज्ड हैं, और अकॉर्डिंग टू हिम देर इज़ नो कंपेरिजन बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न नॉलेज बिकॉज वेस्टर्न नॉलेज वॉज सुपीरियर। क्यों? इनको मानना था कि वेस्टर्न जो यूरोप की नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है एशियन नॉलेज से, और हमें अपना पैसा ओरिएंटल लर्निंग पे नहीं वेस्ट करना चाहिए, हमें इंग्लिश को प्रमोट करना चाहिए, हमें वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ना चाहिए, साइंस, फिलॉसफी, ये सब पढ़ना चाहिए। ये किसका मानना था? थॉमस बेबिंगटन मैकाले का। इनका ऐसा मानना था कि हमें चेंज करना चाहिए टेस्ट, वैल्यू और कल्चर में इंडिया के। इंडिया जैसा सोचता है, जैसा फॉलो करता है, जैसा कल्चर फॉलो करता है, सबको चेंज कर दो। अब बिकॉज ऑफ मैकाले, अब इन्हीं की वजह से एक एजुकेशन सिस्टम लाया गया जिसको बोलते हैं इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। एक पॉलिसी आई थी जो आई थी 1835 में। ये 1 मार्क क्वेश्चन हो सकता है कि इंग्लिश एजुकेशन एक्ट कब आया था और किसकी वजह से आया था। तो ये आया था 1835 में। किसकी वजह से आया था? मैकाले की वजह से आया था, इनकी ऐसी सोच की वजह से आया था। अब इसमें था क्या इंग्लिश एजुकेशन एक्ट में? इसमें यह बताया गया कि इंग्लिश को एज अ मीडियम रखा जाएगा, पर्शियन और संस्कृत नहीं पढ़ाई जाएगी। कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी? इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। ओरिएंटल लर्निंग को स्टॉप किया जाएगा। अगेन हमारी पुरानी किताबें ना पढ़ा के इनकी वेस्टर्न किताबें पढ़ाई जाएगी, और इंग्लिश टेक्स्ट बुक जो थी वो स्कूल्स के लिए छपना शुरू हो गई उसके बाद। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा
ये है एजुकेशन फॉर कॉमर्स। कैसे पैसों के लिए हमें एजुकेशन पढ़ाना ज़रूरी है, पैसा कैसे आएगा एजुकेशन से। तो 1854 में एक नई एजुकेशन पॉलिसी आती है। पहली एजुकेशन पॉलिसी आपने पढ़ी, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आती है वुड्स डिस्पैच। क्या है ये जो एजुकेशन पॉलिसी थी ये 1854 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो EIC है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनके द्वारा भेजी गई थी। किसको भेजी गई? ये भेजी गई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। बेसिकली यूरोप से, ब्रिटेन से ये हमारे इंडिया में आई। और कौन लेके आया इसे? चार्ल्स वुड लेके आया। किसकी सोच थी ये जो पॉलिसी थी ये किसके दिमाग था? ये चार्ल्स वुड का दिमाग था। इसलिए इस पॉलिसी का नाम पड़ा वुड्स डिस्पैच। अब ये वुड्स डिस्पैच क्या है? वुड्स डिस्पैच लाने का कारण क्या था? कोई आप अगर एजुकेशन पॉलिसी लाते हैं तो उसका कारण देना पड़ता है। तो वुड डिस्पैच लाने का कारण था कि हम इंडियंस को ये सिखाना कि ट्रेड और कॉमर्स का एडवांटेजेस क्या है। इनका ऐसा मानना था कि अगर लोग वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ेंगे तो उनसे ये ट्रेड करेंगे, कॉमर्स करने के लिए प्रेरित होंगे और फिर इससे फ़ायदा होगा। ये चाहते थे कि यूरोपियन लाइफस्टाइल फॉलो की जाए इंडिया में। जैसे लोग यूरोप में रहते हैं, जो इस्तेमाल चीज़ें वो करते हैं वही सेम चीज़ें हम इस्तेमाल करें। ऐसा क्यों? ताकि वो हमारा टेस्ट और हमारा डिज़ायर चेंज कर सके। इससे करने से यूरोपियंस को क्या फ़ायदा होगा? असल में होता क्या है कि अगर हम यूरोपियन तौर तरीके से रहना शुरू कर दिया तो उनका सामान हम इस्तेमाल करने लगेंगे। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे कप मान लीजिए, पहले हम इस्तेमाल नहीं करते थे, हम कुल्हड़ इस्तेमाल करते थे। पर जैसे ही हमने देखा कि यूरोपियन लाइफस्टाइल में लोग कप में पीते हैं और इसके नीचे एक प्लेट होती है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी यही करें। यूरोपियंस कर रहे हैं तो इंडियंस को भी करना चाहिए। तो उन्होंने हमारा टेस्ट और हमारी डिज़ायर्स चेंज कर दी। अब इससे क्या हुआ? इस कप और इस सॉसर का डिमांड बढ़ गया। वो किसका गुड है? कौन बनाता है? ब्रिटिशर्स गुड है वो। तो इसलिए ये डिमांड क्रिएट करने के लिए उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल इंडिया में इंट्रोड्यूस की। ये ऐसा मानते थे कि इस वुड्स डिस्पैच से लोगों का मॉरल कैरेक्टर इम्प्रूव होगा। अकॉर्डिंग टू देम हमारे पास हम मॉरली सही नहीं थे, इसका मतलब हम सही गलत में डिफरेंस नहीं कर पाते थे। हम ज़्यादा इस डिस्पैच को पढ़ के, इस एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू हम ज़्यादा सच बोलेंगे और ऑनेस्ट रहेंगे। इस एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ेगा वो एक अच्छा सिविल सर्वेंट बन पाएगा, मतलब ब्रिटिशर्स की मदद कर पाएगा इंडिया को चलाने में। और इसी डिस्पैच की वजह से हमें सेंस ऑफ ड्यूटी और कमिटमेंट आएगी। तो इनका मानना था बेसिकली कि हम में ये सब नहीं है और ये एजुकेशन पॉलिसी लाने से हम में ये फॉलोइंग चीज़ें आ जाएंगी। अब मेजर्स क्या लिए गए? ठीक है, आपने रीज़न तो बता दिया कि क्या रीज़न था वो डिस्पैच लाने का, पर आप लाएंगे कैसे? तो तरीका क्या था, मेजर्स क्या था? तो सबसे पहले तो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप किया गया गवर्नमेंट में। अब एजुकेशन को आपको एक रूल को फॉलो करवाना है तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया गया। फिर इसी सिस्टम के सेटअप सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट लगाया गया और यूनिवर्सिटी एजुकेशन का भी एक सिस्टम रखा गया कि ये पर्टिकुलर चीज़ें करनी है। 1857 में 3 जगह पे यूनिवर्सिटीज़ बनी थी, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। जो सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन है ना, उसी के अंतर्गत 3 जगह पे यूनिवर्सिटीज़ बनी थी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। ये वही ईयर है जब हम रिवॉल्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ट्राई टू चेंज सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन, और इन्होंने वुड डिस्पैच के अंतर्गत ही स्कूल एजुकेशन को भी चेंज करने की कोशिश की। और इसी के बाद आता है सबसे मज़ेदार टॉपिक, व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल। अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि हमारा स्कूल होता कैसा था। जब ब्रिटिशर्स ने हमारे स्कूल के ऊपर चेंजेस नहीं किए थे तब हमारा स्कूल कैसा होता था। तो इसके लिए एक इंसान को रिपोर्ट बनाने के लिए भेजा गया। अब ब्रिटिशर्स को एग्जैक्टली पता नहीं था कि हम कैसे स्कूल, हम बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं, जो नॉर्मल स्कूल थे हमारे इंडिया के। तो उन्होंने विलियम एडम्स को बोला कि आप जाइए बंगाल और बिहार, उस टाइम पे बंगाल बिहार एक सेम स्टेट हुआ करता था। तो इन्होंने बोला ब्रिटिशर्स ने कि आप जाइए बंगाल बिहार का एक सर्वे करके लाइए कि आपको क्या दिखा, कैसे पढ़ाते हैं ये लोग, इसके बारे में पता करके आइए।
तो 1830s में, एग्जैक्ट डेट नहीं, ईयर नहीं है, तो 1830 से आप 1839 के बीच में मान लीजिए ये। तो 1830s में क्या हुआ, विलियम एडम्स जो एक स्कॉटिश मिशनरी थे, मिशनरी मतलब क्या होता है, वो लोग जो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हैं, इन्होंने टूर किया बंगाल का और बिहार का। और बंगाल बिहार का फोकस क्या था, इनका स्कूल्स पे फोकस था कि बंगाल और बिहार में स्कूल्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी थी, फिर इनको ब्रिटिशर्स को रिपोर्ट दी। तो इनकी रिपोर्ट में क्या था, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है इनकी। इन्होंने बताया, विलियम एडम्स ने, कि हमारे बंगाल बिहार में 1 लाख पाठशाला हैं। हमारे पुराने स्कूल्स को पाठशाला बोला जाता था। हर एक पाठशाला में अप्रॉक्स 20 बच्चे पढ़ते हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स कितने हो गए, 20 लाख। ये जो स्कूल थे वो सेटअप कौन करता था, बनाता कौन था ये स्कूल, तो ये स्कूल सेटअप करते थे या तो अमीर लोग इंडिया के, बंगाल बिहार के जो रिच पीपल होते हैं वो सेटअप कर देते, या कम्युनिटी पूरा गांव मिलके सेटअप कर देता था, या गुरु ही एक एरिया सेटअप कर देता था कि भैया ये है तुम्हारी पाठशाला। इसमें बड़ा फ्लेक्सिबल सिस्टम होता था। फ्लेक्सिबल मतलब जिसको आराम से चेंज किया जा सकता है। अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बातें हैं वो है, नो फिक्स्ड फीस फिक्स नहीं थी, बुक्स प्रिंटेड इस्तेमाल नहीं की जाती थी, कोई सेपरेट क्लासरूम नहीं हुआ करता था, कोई सेपरेट स्कूल बिल्डिंग नहीं होती थी। स्कूल बिल्डिंग ही नहीं है, अब देखिए पढ़ते कहाँ थे ये लोग। कोई बेंच नहीं होती थी, कोई चेयर नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड भी नहीं होता था, कोई सेपरेट सिस्टम क्लास का नहीं था। जैसे मान लीजिए हम 6, 7, 8, 9, 10 को अलग अलग क्लासेस में पढ़ाते हैं ना, बट नहीं, इनके यहाँ सब बच्चे साथ में बैठते थे। रोल नंबर कोई नहीं बुलाता था, आपका सुबह सुबह रोल कॉल होता है कि कितने बच्चे एब्सेंट है प्रेजेंट है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता था पुराने ज़माने में। एनुअल एग्ज़ाम्स नहीं हुआ करते थे, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा सुन के। और कोई रेगुलर टाइम टेबल नहीं था, कोई रेगुलर टाइम टेबल नहीं था, नॉर्मल टाइम टेबल, मतलब टीचर अपने हिसाब से पढ़ाता था बेसिकली। तो अगर आपको इसको याद करना है तो आप कैसे कीजिएगा, बेसिकली आपको आपके आसपास जो आपको दिख रहा है, आपको फीस देनी पड़ती है वो भूल जाइए, बुक्स भूल जाइए, स्कूल बिल्डिंग भूल जाइए। तो बेसिकली जो आपके आसपास दिख रहा है वो नहीं था, तो था क्या। आप देखिए क्लासेस कहाँ ली जाती थी, क्लासेस ली जाती थी बैनियन ट्री के अंडर। कोई पीपल का पेड़ मिल गया, बरगद का पेड़ मिल गया, उसके नीचे बैठा के पढ़ा दिया गुरुजी ने। उसके बाद किसी विलेज के शॉप के या टेम्पल के कॉर्नर में जाके पढ़ा दिया, या गुरु ने अपने घर में पढ़ा दिया। तो क्लासेस का जो टॉपिक आएगा उसमें 3 जगह हैं, बैनियन ट्री, शॉप या टेम्पल के कॉर्नर में, या गुरुजी का घर। फीस कैसी थी, फीस डिपेंड करती थी कि पेरेंट्स की इनकम कितनी है। अगर पेरेंट्स की इनकम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा फीस देंगे, पेरेंट्स की इनकम कम है तो वो कम फीस देंगे। टीचिंग कैसे होती थी, पढ़ाया कैसे जाता था, तो यहाँ पर लिखने और पढ़ने का वो नहीं था, यहाँ पर ओरल टीचिंग होती थी। गुरुजी बताते थे, बच्चे सुनते थे और उसी को याद करते थे। सिलेबस जो है गुरुजी डिसाइड करते थे। सेपरेट क्लासरूम नहीं हुआ करती थी बच्चों के लिए, सब साथ में बैठते थे, बस गुरुजी उनसे बात अलग अलग करते थे। मान लीजिए पहले एक ग्रुप को पढ़ा दिया, फिर दूसरे ग्रुप को वहीं बैठ के दूसरी जगह पढ़ा रहे हैं। फ्लेक्सिबल सिस्टम होता था, इसका मतलब जब हार्वेस्टिंग हो रही होती थी, हमारे जो खेतों में कटाई का काम चलता है, फसल कटती है, उस टाइम पे क्लासेस नहीं होती थी। क्यों, क्योंकि बच्चे जो थे वो किसान फैमिली से आते थे, और किसान फैमिली में ज़रूर हमेशा यही होता है कि बच्चे भी मदद करते हैं। जो गरीब घर के बच्चे होते थे वो अपने पेरेंट्स की मदद करते थे हार्वेस्टिंग में। तो इसीलिए हार्वेस्टिंग के टाइम पे क्लासेस नहीं होती थी। जब हार्वेस्टिंग ख़त्म हो जाता था तब जाके वो लोग फिर से स्कूल शुरू कर देते थे। अब ये आ गई हमारी रिपोर्ट। अब रिपोर्ट ब्रिटिशर्स ने देख ली, तो उन्होंने नए रूल्स और नए रूटीन्स बनाने शुरू किए। अब उन्होंने बोला कि नहीं, ये सब नहीं चलेगा, पाठशाला सिस्टम ख़त्म करो, हम नए रूल्स लेके आएंगे। तो 1854 में कंपनी ने डिसाइड किया कि वो 3 चीज़ें करेंगी, एक रूटीन लगाएंगी, रूल्स लाएंगी, और रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगी स्कूल्स का। अब मेजर्स क्या लिए गए, कौन से तरीके से करेंगे, भाई एक तरीका होगा ना। तो सबसे पहले उन्होंने अपॉइंट किया गवर्नमेंट पंडित्स को। बीए कौन होते हैं, पंडित वो इंसान है जो इंचार्ज रहेगा 4 से 5 स्कूल का। इसका काम होता था पाठशाला को विजिट करना, और इनका काम होता था देखना कि पाठशाला सही से पढ़ा रही है कि नहीं पढ़ा रही है, पाठशाला में जो गुरुजी हैं वो पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। तो पंडित आया नया सीन में। तो पंडित हैं, वो 4 से 5 स्कूल के इंचार्ज हैं, पाठशाला को विजिट करना काम है उनका, और
टीचिंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना है, देखना है कि गुरुजी सही से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे। अब गुरुजी का काम भी चेंज हुआ होगा। तो देखो, गुरु का काम था पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करना। पीरियोडिक रिपोर्ट मतलब एक टाइम पीरियड के बाद आपको रिपोर्ट देनी है कि आपके स्कूल में चल क्या रहा है, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल, पीरियोडिक रिपोर्ट। फिर टाइम टेबल फॉलो करना है जो पहले फॉलो नहीं हो रहा था। आपको किताब से पढ़ाना है जो पहले नहीं पढ़ाया जा रहा था। और आपको एनुअल एग्ज़ाम्स लेने हैं जो अब पहले नहीं लिए जाते थे। तो जो एनुअल एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट है और आपके जो टेक्स्ट बुक का कॉन्सेप्ट है, ये सब ब्रिटिशर्स लेके आए थे। स्टूडेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई थी। कैसे? आप तो बोलोगे मैम स्टूडेंट का काम तो सिर्फ पढ़ना है। नहीं, स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि उसको रेगुलर फीस देना है, क्लास को रेगुलरली अटेंड करना है, आप एब्सेंट नहीं हो सकते, और आपको अपनी फिक्स सीट पे ही बैठना है। आपको जहाँ बैठने के लिए बोला जाए वहीं जाके बैठोगे रोज़, और डिसिप्लिन में रहना है। अब इसमें दिक्कत क्या होती थी कि बच्चे रेगुलर क्लास नहीं आ पाते थे। क्यों? क्योंकि हार्वेस्टिंग का टाइम वो अपने पेरेंट्स की मदद करने जाते थे, और ऐसा लगता था फिर ब्रिटिशर्स को कि बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, इसलिए वो एब्सेंट हो रहे हैं, जबकि रीज़न कुछ और था। अब जिन पाठशाला ने ब्रिटिशर्स के रूल्स मान लिए थे उनको तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, पर जो पाठशाला नहीं की थी इनके रूल्स फॉलो, उनको थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि अब सरकार के खिलाफ अब कैसे खड़े हो सकते हैं। रिजल्ट क्या रहा इस न्यू रूल्स का कि पुअर चिल्ड्रंस वर नॉट एबल टू अटेंड स्कूल। क्यों? हार्वेस्टिंग के टाइम वो अपने पेरेंट्स के साथ बिजी रहते थे और स्कूल अटेंड नहीं कर पाते थे। और इसी वजह से ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि ये बच्चे इनडिसिप्लिन्ड हैं, जबकि ऐसा नहीं था, उनके पास रीज़न था। पर ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम वॉज नॉट फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। द एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन। अब आती है हमारी लास्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हमारा जो एजुकेशन है, नेशनल एजुकेशन, इसके बारे में लोगों को कुछ एम था, एजेंडा, एम, कुछ सोच रखते थे लोग। तो ये जो सोच थी वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। पहले कुछ लोग सोचते थे, सम पीपल रिक्वेस्टेड ब्रिटिशर्स टू ओपन मोर स्कूल्स। कुछ लोग ऐसे थे जिनको ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा अच्छा लगता था, और उन्होंने बोला ब्रिटिशर्स को कि और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और ज़्यादा कॉलेज खोलिए आप, ताकि इंडियन सिविलाइज हो सकें। ये इंडियन ही बोल रहे हैं। कुछ इंडियन पीपल का ऐसा मानना था। फिर कुछ इंडियंस का ऐसा मानना था कि नहीं, हम बिल्कुल अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन के, ब्रिटिश एजुकेशन आना ही नहीं चाहिए। और इन लोगों में से थे महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर। अब हम पढ़ेंगे पहले महात्मा गांधी की सोच कि उनका वेस्टर्न एजुकेशन को लेके क्या सोचना था, और उनका इंडियन कैसा उनका एजुकेशन होना चाहिए इस बारे में क्या सोचना था। तो देखिए, इनका सबसे पहला कोट है, ये महात्मा गांधी ने लिटरली बोला है, इंग्लिश एजुकेशन हैज़ इंस्लेव्ड अस। इंग्लिश एजुकेशन ने हमें दास बना दिया है। इंस्लेव मतलब दास बनाना। महात्मा गांधी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था वेस्टर्न एजुकेशन को लेके? तो बहुत बुरा था। देखिए, महात्मा गांधी का मानना था कि वेस्टर्न एजुकेशन हमारे अंदर एक सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी लाता है। इसका मतलब होता है कि आप अपने आप को थोड़ा नीचा मानते हैं। इन्फीरियर मतलब नीचा मानना। ये हमारा जो प्राइड है अपने कल्चर को लेके वो ख़त्म कर देता है। हम जो फील करते हैं ना कि हम इतने महान देश के निवासी हैं, नहीं, ये चीज़ ख़त्म कर देता है वेस्टर्न एजुकेशन। फिर ये एक पॉइजनस एजुकेशन है। ये सब बातें महात्मा गांधी ने कही हैं वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में। ये पाप से भरा है। सिंफुल मतलब पाप से भरा है। कौन? वेस्टर्न एजुकेशन। और इसने इंडिया के लोगों को दास बना दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि एग्ज़ाम में कि वेस्टर्न एजुकेशन को लेके महात्मा गांधी के क्या व्यूज़ थे, तो ये लिख के आ जाइएगा, ये चीज़ें आपका काम हो जाएगा। अब ये तो बता दिया कि वेस्टर्न एजुकेशन ख़राब है, तो महात्मा गांधी से पूछा गया कि भैया आपका क्या सोचना है एजुकेशन के बारे में, कैसा होना चाहिए एजुकेशन? तो महात्मा गांधी ने बोला कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो आपको सेंस ऑफ डिग्निटी दे। कुछ ऐसी पढ़ाई जिसको पढ़ के आपको लगे कि हाँ, आपका भी डिग्निटी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपको सेंस ऑफ रिस्पेक्ट दे कि हाँ, आपका भी इतिहास इतना ग्लोरियस रहा है, इतना महान रहा है कि आप उस पर गर्व कर सकें। इंडियन लैंग्वेज का इस्तेमाल होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, अगर आपको बच्चों को पढ़ाना ही है तो अपनी लोकल भाषा में पढ़ाइए, और फोकस कीजिए ओरल लैंग्वेजेस में, जो हमारे पाठशाला में किया जाता था। तो इन्होंने बोला कि ओरल लैंग्वेज पे फोकस करो, राइटिंग और रीडिंग में नहीं। फिर
इनका ऐसा मानना था कि लाइफ जो है लाइफ एक्सपीरियंस है, मतलब आप चीज़ें करके ज़्यादा सीखोगे और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो इंसान का माइंड और सोल दोनों को डेवलप कर सके, और हैंड ऑन एक्टिविटी करनी चाहिए। आपको कोई क्राफ्ट सीखना चाहिए, हाथ से काम कीजिए, पॉट बनाना सीखिए, गार्डनिंग कीजिए, खाना बनाना सीखिए, जो मन करे आपका सीखिए। इंजीनियरिंग में आप गाड़ी ठीक करना सीखिए। आपको अपने हाथ से काम करना है, अपने क्राफ्ट पे काम करना है। ये सीखिए कि कैसी चीज़ें ऑपरेट करती हैं। जैसे अगर कोई मशीन चल रही है तो कैसे चल रही है, उसको चलाने का तरीका, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम सीखिए। और इसी से लोगों का दिमाग और कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, लोगों में कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड आएगा कि लोग समझेंगे कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, लोगों में समझदारी आएगी। ये मानना था किसका? गांधी जी का। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गांधी जी का क्या मानना था हमारे एजुकेशन के बारे में, या वो कैसी एजुकेशन चाहते थे, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे पॉइंट्स लिख के आ सकते हैं। ये जितने पॉइंट्स हैं ये गांधी जी की सोच पे हैं कि वो कैसा एजुकेशन चाहते थे। अब हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी की सोच, कि उनका एजुकेशन को लेके क्या मानना था और कैसा पढ़ाना चाहते थे बेसिकली वो। द अबॉर्ड ऑफ पीस। अबॉर्ड मतलब होता है घर। तो टैगोर का एक पीसफुल घर क्या था वो? तो हम सब जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन इस्टेब्लिश किया था। एक स्कूल है शांति निकेतन, बंगाल में है ये। कब किया था? 1901 में। बचपन में असल में रविंद्रनाथ टैगोर जी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। ही हेटेड स्कूल। और वो, अब जो बच्चा बचपन में हेट करता है तो वो जानता है कि स्कूल में क्या कमियां हैं। तो इन्होंने एक ऐसा स्कूल सेटअप करना चाहा जहाँ बच्चा जो है खुश रह पाए, जहाँ वो फ्री रहे, क्रिएटिव हो पाए, उसका जो मन करे, जैसा एक्सप्लोर करने का मन करे वो करे। द स्टूडेंट्स कैन एक्सप्लोर देयर ओन थॉट एंड डिज़ायर। वो क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, स्टूडेंट इस बारे में और सोच सकें। सेल्फ लर्निंग कर सके बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहाँ बच्चे सेल्फ खुद से सीख सकें। टीचर कैसे होने चाहिए स्कूल में? टीचर होने चाहिए इमेजिनेटिव, इमेजिनेशन होनी चाहिए टीचर्स में, ये समझने की कि बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चे के लिए आपको ऐसा अलग से क्या करना है जो उन्हें समझ में आए। अंडरस्टैंडिंग टीचर होना चाहिए, बच्चे को समझना चाहिए उसे, और उन्हें हेल्प करनी है बच्चे को डेवलप करने में। ऐसा टीचर, देखिए कितना अच्छा टीचर सोच रहे हैं वो। और इनका मानना था कि स्कूल जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट के आसपास होना चाहिए। जितना नेचुरल इन्वायरमेंट के आसपास रहेगा बच्चे उतने क्रिएटिव रहेंगे, बच्चों की सोच उतनी खुली रहेगी। तो इन्होंने जो स्कूल शांति निकेतन सेटअप किया था वो कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर था, मेन सिटी से 100 किलोमीटर दूर, नेचर के बीच में। और ताकि बच्चे जो हैं वो एक नेचुरल क्रिएटिविटी उनमें कल्टीवेट हो पाए, बच्चों में नेचुरल नेचर से सीखें बच्चे क्रिएटिविटी। अब टैगोर और गांधी जी के थॉट्स में डिफरेंस क्या था? तो जो डिफरेंस था वो था, गांधी जी बिल्कुल बहुत ही अगेंस्ट थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के। मतलब इनका मानना था कि आप वेस्ट से एक चीज़ मत लीजिए, आप यूरोप से एक चीज़ मत सीखिए। और ये मशीन्स और टेक्नोलॉजी के खिलाफ थे गांधी जी। इनका ऐसा मानना था कि मशीन्स और टेक्नोलॉजी जो होती है वो इंसान का काम बिगाड़ देती हैं, बेसिकली इंसान को सब्स्टिट्यूट करती हैं, इंसान को हटा देती हैं। पर टैगोर का ऐसा मानना नहीं था। टैगोर ऐसा मानते थे कि जो वेस्ट में, जो यूरोपियन कंट्रीज़ में अच्छी चीज़ें हैं और जो इंडियन ट्रेडिशन में अच्छी चीज़ें हैं, इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ाना चाहिए। दोनों में अच्छा बुरा सब है, पर हमें दोनों से अच्छी चीज़ें लेनी है और फिर पढ़ाना है। इन्होंने फोकस किया साइंस पे। साइंस किसके साथ? आर्ट, म्यूज़िक और डांस के साथ। अब यही अंतर है दोनों में, और यहाँ आपका चैप्टर होता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई नेक्स्ट चैप्टर की रिक्वेस्ट है जो आपको पढ़ना है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाय एवरीवन।